गुड आफ्टरनून बच्चों। अमित गुप्ता फ्रॉम कंसेप्ट एंड क्लैरिटी। और अभी हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ योर बिजनेस स्टडीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका नाम चेंज कर दिया बिजनेस फाइनेंस के नाम से। हम वो वाला टॉपिक कर रहे हैं बेटा। काफ़ी सारे जो टॉपिक हम इसके कर चुके हैं, इनफैक्ट मैं वीडियोज़ भी डाल चुका हूँ इसकी काफ़ी सारी। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको समझा चुका हूँ कि डेट और इक्विटी का इस तरीके से मिक्स लेना है, इस तरीके से प्रोपोर्शन लेना है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारी कम आए और इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट है वो किसको मिले बेटा, यहाँ पर शेयर होल्डर्स को मिले, उनकी जो वेल्थ है वो यहाँ पर मैक्सिमाइज हो। ये जो आपका टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये ना आपका कुछ ये आपका फाइनेंसिंग डिसीजन की तरीके से है, लाइक फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है बच्चों, फाइनेंसिंग डिसीजन में तो हम लोग ये देखते हैं बेसिकली कि पैसा कहां से लोगे, डेट से लोगे, इक्विटी से लोगे। लेकिन यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ये देखते हैं बेसिकली कि जहां से भी आप पैसा लो, चाहे आप डेट से लो चाहे आप इक्विटी से लो, उसकी जो टोटल कॉस्ट है कैपिटल की वो कम से कम आनी चाहिए। तो ये जो चीज है वो कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है बच्चों यहाँ पर। तो ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन। तो याद रखना यहाँ पर कंपनी प्रिफर करती है डेट, लेकिन यहाँ पर एक परेशानी है, आपको याद होगा एक तलवार हमेशा लटकी रहती है किस चीज की, इंटरेस्ट की। अगर आपने पैसा उधार ले लिया तो आपको वहां पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा बेटा हर हाल में। और अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाए, एक तो कंपनी की इमेज खराब होगी एंड सेकेंडली जो लेंडर है वो आपके ऊपर केस भी फाइल कर सकते हैं। कंपनी डेट तो प्रेफर करती है लेकिन साथ ही साथ एक तलवार भी लटकी है यहाँ पर। तो ये बता रहा है कैश फ्लो पोजीशन। वो क्या बता रहा है यहाँ पर, जो कैश फ्लो है उसको ना आप एनालाइज करो। आप उसको लोन लेने से पहले आप ये देख लो कि बिजनेस के अंदर जितना भी कैश आएगा उन सब का खर्चा पूरा करने के बाद अगर आपके पास कैश बचता है तो आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकते हो, तो आप लोन ले सकते हो, अदरवाइज आप लोन नहीं ले सकते। जैसे कैश फॉर पेमेंट ऑफ, बिजनेस के अंदर जो कैश आता है वो किन किन चीजों के लिए यूज होता है, बिजनेस ऑपरेशंस, मतलब कि नॉर्मल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। उसके बाद फिर कैश बचेगा तो फिक्स असेट्स के लिए कैश यूज करोगे। फिर उसके बाद अगर बात कैश बचता है तो कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकती है। अगर सफिशिएंट कैश है आपके पास सारे के सारे खर्चों का पेमेंट करने के बाद तो बच्चों आप यहां पर लोन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो पहला फैक्टर क्या है यहां पर, कैश फ्लो पोजीशन, क्योंकि आपको कैश में इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा है तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कैश फ्लो, ये लिख दिया मैंने आपके पास यहाँ पर कैश फ्लो वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, नंबर इसी पे मिलेगा। दूसरा है आपके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इसका मतलब क्या है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, समझना ध्यान से बेटा। यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये तो है आपका यहाँ पर कितना बेटा, 100। ठीक है। और आपका जो इंटरेस्ट है यहाँ पर ये है आपके पास 10। फॉर्मूला लगाया ICR इक्वल टू EBIT। ये EBIT हमारे पास कितना है 100 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट कितना है 10। तो पता है कितना आएगा, ये आएगा 10 टाइम्स। आपको पता है 10 टाइम्स का मतलब क्या है, 10 टाइम्स का मतलब यहाँ पर ये है बच्चों कि कंपनी आने वाले 10 साल तक आराम से इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकती है। जितना ज्यादा आपका ICR होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उतना ही ज्यादा कंपनी को फायदा है, कंपनी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले इसका मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पर, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब होता है कितने साल तक, नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग कवर इंटरेस्ट। जो अर्निंग है वो इंटरेस्ट को कवर कर रही है कितने नंबर ऑफ टाइम्स तक, कितने सालों तक। ये फॉर्मूला है। हायर रेश, जितना ज्यादा हाई होगा लोअर रिस्क फॉर कंपनी, कंपनी के लिए जो रिस्क है वो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, उतना ही कम हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है जी। अब हम जो है अपने नेक्स्ट पेज पर आ गए बच्चों। यहाँ पर जिस तरीके से हमने ICR पढ़ा था, ठीक है ना, सेम उसी तरीके से है आपका यहाँ पर डेट सर्विस कवरेज रेशियो। सेम ICR की तरीके से है। बस फर्क कितना है कि ICR के अंदर हम लोग ये देखते थे कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है और उस प्रॉफिट को
कंपनी इंटरेस्ट में कितने साल तक पेमेंट कर पाएगी। जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है इसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या हमारे पास इस साल, मैं वापस से बोलता हूं बड़े आराम से, क्या हमारे पास इस साल इतना प्रॉफिट जनरेट हुआ है कि उस प्रॉफिट से हम लोग इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल का दोनों का पेमेंट आराम से कर सकते हैं। अगर ऐसा है, अगर मुझे हाँ इस साल इतना प्रॉफिट हुआ है कि मैं आराम से इंटरेस्ट का पेमेंट और मैं आराम से प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट कर सकता हूं बेटा, तो ये बहुत बढ़िया बात है यहाँ पर। तो इसका मतलब वो कंपनी बढ़िया है। देखो लिखा हुआ है साफ साफ, हाउ मच प्रॉफिट इज देयर टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। ठीक है, हायर डेट सर्विस कवरेज लोअर इज फॉर कंपनी। अगर कंपनी के पास जितना ज्यादा डेट सर्विस कवरेज ज्यादा होगा, इसका मतलब जो लेंडर है उसको रिस्क नहीं है, जो कंपनी है उसको भी रिस्क नहीं है पेमेंट करने में, तो आपको आसानी से पैसा उधार मिल जाएगा बेटा। तो कंपनी कैन रेज मोर डेट। इसके बाद एक बहुत बढ़िया पॉइंट है और ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा, यहां पर मैंने मार्केट से अगर 100 रुपए लिए हैं और उस 100 रुपए को अगर मैंने बिजनेस में लगाया है बेटा, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं यहां पर, ये तो साहब है मेरा बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है बेटा यहां पर, ठीक है, बिजनेस का नाम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और यहां पर ये एक बंदा है, ठीक है बेटा, ये यहां से रिलायंस कंपनी ने बोरो किया है, तो रिलायंस कंपनी ने बोरो किया है, यहां पर बोरो कितना, ₹100, और फिर इसके बाद रिलायंस कंपनी ने ये ₹100 इन्वेस्ट कर दिए बेटा, इन्वेस्ट कर दिए, और यहां पर जो रिटर्न मिल रहा है ये मिल रहा है 15%, और यहां पर जो बोरो की कॉस्ट है मतलब इंटरेस्ट है ये कितना है यहां पर 10%। ठीक है बच्चों, तो आप सिंपल सी भाषा में समझो कि अमित सर ने अगर मार्केट से 100 रुपए उधार लिए हैं 10% के इंटरेस्ट पर, और उसको उन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है जहां से उनको रिटर्न मिल रहा है बेटा 15% का, तो 15 में से 10% का इंटरेस्ट देने के बाद कंपनी को अभी भी फायदा हो रहा है बेटा, यहाँ पे कितने का, 5% का। तो यहाँ पे ये जो फायदा मिल रहा है ना 5% का, कंपनी आगे जाकर के किसको देगी बेटा, ये फायदा देगी शेयर होल्डर्स को यहाँ पर। ठीक है जी, तो देखो मैंने साफ साफ लिखा है, इफ ROI इज हायर, ये जो ROI है इज हायर, अगर ROI ज्यादा है आपके पास यहाँ पर हायर, देन द कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है इंटरेस्ट बेटा, इंटरेस्ट से अगर ज्यादा है आपके पास यहाँ पर, तो मोर डेट इज प्रिफर, तो आप ज्यादा से ज्यादा डेट लोगे, एंड मोर बेनिफिट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मोर बेनिफिट टू शेयर होल्डर। और मैं आपको बहुत मजे का बताऊं, अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की डेफिनेशन दो, तो यही आपका है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लोन लो, लेकिन कंडीशन एक ही है कि उस पैसे को बिजनेस जब इन्वेस्ट करेगा तो वहां पर मिलने वाला जो रिटर्न है वो ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होगा। तो जो डिफरेंस है यहाँ पर 5% का, वो किसको मिल जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट कॉस्ट ऑफ डेट। ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है बार बार आता है, इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो पैसा हमने यहाँ पे लिया है, जो पैसा हमने यहाँ पे लिया है उधार, उसके ऊपर हम कितने % इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे बेटा। तो अब यहां पे ध्यान रखना, अगर मान लो मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%, ठीक है, और मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है मान लेते हैं 5%, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हुआ ना, तो मैं ज्यादा पैसा मार्केट से उधार ले सकता हूं, क्योंकि कॉस्ट यहां पे क्या जा रही है बेटा, कम जा रही है। सिंपल सी बात है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर, अगर लोअर है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर, तो कंपनी कैन रेज मोर अमाउंट ऑफ डेट, तो कंपनी आराम से ज्यादा पैसा उधार ले सकती है बच्चों यहां पर। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट भी हो गया बच्चों यहां पर। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, और वो है हमारे पास टैक्स रेट। ये इंपॉर्टेंट है, और नॉर्मली जो बच्चे हैं उनको समझने में भी ना हल्की सी प्रॉब्लम आ जाती है, बट कोई इशू नहीं है बेटा, यहां पर मैं आपको आराम समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। ये वाला पॉइंट हम पहले भी कई बार कर चुके हैं बेटा, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। इसका मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका इंटरेस्ट है इसको ना हम लोग एक्सपेंडिचर मानते हैं बेटा, और एक्सपेंडिचर की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है बेटा, लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। और जब आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपका जो टैक्स है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, लोअर हो जाएगा, यहां पर लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो ये ना एक बहुत बढ़िया बात है, समझने वाली बात है। अगर मान लो मेरे पास दो ऑप्शन हैं, मैं शेयर्स के थ्रू पैसा लूं, मैं कंपनी हूं बेटा, रिलायंस कंपनी हूं, मैं शेयर्स के थ्रू पैसा लूं या फिर मैं डिवेंचर्स के थ्रू पैसा लूं। ब्याज पे पैसा अगर मैं लूं बेटा, तो जो इंटरेस्ट है ना उसको खर्चा माना जाएगा, खर्चे की वजह से आपका प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट की वजह से अगर आपका प्रॉफिट कम होता है तो आपका जो टैक्स है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा बेटा यहाँ पर। इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मार्केट से पैसा उधार लेने का बेटा। अब यहाँ पे समझने क्या लिखा हुआ है, इफ टैक्स रेट इज हाई, अगर मान लेते हैं ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगता है, सरकार हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाती है बेटा, तो उस कंडीशन के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा लोन लेना चाहिए, क्योंकि हमारा ज्यादा से ज्यादा खर्चा बच जाएगा बेटा, पैसा बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर। तो ध्यान रखना बेटा। तो क्या लिखा है मेरे यहाँ पर, इफ टैक्स रेट इज हाई, टैक्स रेट जितना ज्यादा होगा तो कंपनी कैन सेव मोर ऑन इंटरेस्ट, तो कंपनी इंटरेस्ट पे पैसा बचा सकती है, एंड प्रिफर डेट, ज्यादा से ज्यादा जो है कंपनी को पैसा उधार लेना चाहिए बच्चों यहाँ पर। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बहुत बढ़िया पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो मतलब होता है, ये होता है यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड। कंपनी ने जो भी पैसा लिया है शेयर्स के थ्रू, उसके ऊपर कंपनी आपको प्रॉफिट का एक हिस्सा देगी कैश के फॉर्म में, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेट ऑफ डिविडेंड। अब समझना बेटा यहाँ पे ध्यान से, कंपनी अगर लोन ले रही है तो एक तरफ तो कंपनी को फायदा है, क्योंकि वहां पे कॉस्ट कम देनी पड़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देनी पड़ेगी। लेकिन कंपनी के सर के ऊपर तलवार लटकी है कि किसी साल अगर मान लो वो वहां पर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाई तो कंपनी को परेशानी होगी, और उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। अगर कंपनी के अंदर ज्यादा लोन लेने की वजह से फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा हो जाता है बेटा, तो वहां पर जो कंपनी के शेयर होल्डर है उनका भी तो रिस्क बढ़ गया ना। वो बोलेंगे कंपनी को कि भैया आप तो लोन लेते जा रहे हो मार्केट से, ज्यादा लोन लेने के चक्कर में कंपनी के अंदर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया है। कल को कंपनी मान लेते हैं दिवालिया हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो सारी की सारी एसेट बेच के पैसा तो डेट होल्डर खा जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो कंपनी हो गई है रिस्की। तो अब हमें यहाँ पे जो रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए वो हमें चाहिए यहाँ पे ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन कंपनी इंक्रीज डेट फाइनेंशियल रिस्क ऑल्सो इंक्रीजेस, तो शेयर होल्डर डिमांड मोर रिटर्न, ठीक है जी। तो मींस दैट कैन बी रेज अप टू अ लिमिट, तो मतलब कंपनी जो है मार्केट से पैसा उधार लेगी तो एक लिमिट से ज्यादा नहीं ले सकती, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनका रिस्क बढ़ जाएगा बेटा। फिर है फ्लोटेशन कॉस्ट। आपको पता है फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों, जब कभी भी हम पब्लिक से पैसा लेने जा रहे हैं, चाहे इक्विटी के बेसिस पर जाए, चाहे हम लोग यहाँ पर डिवेंचर के बेसिस पर जाए, पब्लिक से पैसा लेने जा रहे हैं बेटा, तो पब्लिक को ना हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है कि कंपनी को पैसा चाहिए। हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हम बड़े बड़े एंडोर्समेंट करेंगे बेटा, हम अमिताभ बच्चन साहब को लेकर के आएंगे, टीवी पर ऐड देंगे, स्टेशनरी का खर्चा आएगा, लॉयर का खर्चा आएगा, बैंकर को अपॉइंट करेंगे, बहुत सारे खर्चे आते हैं बेटा। तो जब कभी भी हम लोग मार्केट से फंड रेज करते हैं इक्विटी के थ्रू या डिवेंचर के थ्रू, तो वहां पर हमारी जो एडिशनल कॉस्ट लगती है दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्लोटेशन कॉस्ट। अब एक चीज याद रखना, मैं अगर पब्लिक से पैसा लेने जा रहा हूं वहां तो फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर किसी एक इंसान से लेने नहीं जा रहा, लाखों लोग हैं जिनसे मैं पैसा लेने जाऊंगा बेटा। लेकिन अगर मान लो मैं डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एक बैंक के पास पैसा उधार लेने गया, तो वहां पर जो फ्लोटेशन कॉस्ट होगी वो क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। तो आपको क्या करना है, फ्लोटेशन कॉस्ट को भी कंसीडर करना है बच्चों यहाँ पर। अब इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट फैक्टर पर आते हैं, ये क्या है, रिस्क कंसीडरेशन। मैंने यहाँ पर रिस्क को दो पार्ट में दिखाया बच्चों। एक तो है आपके पास फाइनेंशियल रिस्क, जिसकी डेफिनेशन मैं पहले 2-3 बार लिखवा चुका हूं, समझा भी चुका हूं, और एक है आपका ऑपरेटिंग रिस्क, और ऑपरेटिंग रिस्क का एक और नाम है बेटा हमारे पास क्या है यहाँ पर, बिजनेस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है, कंपनी अनेबल टू पे इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रेफरेंस डिविडेंड। मतलब जो फिक्स चार्ज हैं, आप देखोगे ये जो तीनों हैं इसको हम बोलते हैं फिक्स चार्ज। फिक्स का मतलब क्या है, ये आपको पेमेंट करने ही करने बेटा यहाँ पर। तो कंपनी कभी भी अपने फिक्स चार्ज का पेमेंट नहीं कर पाती है तो हम इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है बेटा, हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं जब वो जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं, फिक्स नेचर के हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। जैसे आपने रेंट देनी है ज्यादा,
आपने सैलरी देना है ज्यादा, मतलब काम हो या ना हो लेकिन आपको देने ही पड़ेंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जितनी भी चीजें आती हैं वो सारे के सारा ऑपरेटिंग रिस्क है बेटा यहाँ पर। अब एक चीज समझना, अगर आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हैं, अगर आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हैं वो लो हैं, मतलब आपको ज्यादा रेंट नहीं देना है, तो इसका मतलब आपके हाथ में पैसा बच गया, तो जो रिमेनिंग कैश आपके हाथ में बच गया है उससे आप इंटरेस्ट का पेमेंट आसानी से कर सकते हो, तो इसका मतलब आप लोन ले सकते हो। तो देखो लिखा हुआ है यहां पर, अगर हमारे पास यहां पर एक ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर लो है तो आप क्या कर सकते हो बेटा, आप आसानी से मार्केट से फंड उठा सकते हो। क्यों उठा सकते हो, क्योंकि आपके पास रिमेनिंग कैश है, रिमेनिंग कैश है, क्योंकि आपके पास यहां पर जो रेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं है बच्चों यहां पर। तो ये हो गया आपके पास रिस्क कंसीडरेशन। सेम वही पॉइंट है ये जो हमने पढ़ा था फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर, ध्यान रखना। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है बच्चों, अगर मैंने इक्विटी के थ्रू पैसा लिया है तो वो पैसा मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है, वो तो फिक्स हो गया। अगर मैंने मार्केट से मान लो इक्विटी के नाम पर, शेयर्स के नाम पर 10 लाख रुपए उठाए हैं तो वो मुझे वापस नहीं करने हैं। 10 लाख में से अगर मैंने 6 लाख यूज करे तो 4 लाख मेरे आइडल फंड पड़ा रहेगा, बेकार का फंड पड़ा रहेगा बेटा यहां पर। लेकिन डिवेंचर्स में या बोरोड फंड में क्या होता है, आपकी ना पैसा लेने की, उधार लेने की कैपेसिटी होती है। मान लेते हैं मेरी उधार लेने की जो कैपेसिटी है वो 50 लाख रुपए है बेटा, 40 लाख रुपए का उधार मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, तो इसका मतलब और कितना उधार ले सकता हूं, 10 लाख ले सकता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैंने मार्केट से ज्यादा पैसा उधार ले लिया, इमेज खराब होगी, नाम खराब होगा। एक काम करते हैं, जो 40 लाख रुपए उधार लिए हैं उसमें से 15 लाख में वापस कर देता हूं, रीपेड कर देता हूं बेटा। तो यहां पर आपने 15 लाख का रीपेमेंट कर दिया तो आपके हाथ में कितने का लोन रह गया बेटा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 25 लाख का लोन रह गया। तो आपकी जो कैपेसिटी है वो कितने की बढ़ गई, पहले 10 लाख थी, अब कितने की हो गई बेटा, यहां पर 25 लाख की हो गई। तो लिखा हुआ है कंपनी ऑलरेडी रेज एक्सेस फंड, मतलब कंपनी मार्केट से पहले पैसा उठा चुकी है डेट के नाम पर। इट रिस्ट्रिक्ट इश्यू ऑफ फर्दर डेट, इसकी वजह से आप मार्केट से और ज्यादा पैसा उधार नहीं ले सकते बच्चों यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल। ये वाला भी पॉइंट भाई सेम जो हम पहले कर चुके हैं। कभी भी कंपनी को ऐसा लगता है कि भैया अगर मैं ज्यादा शेयर इश्यू करूंगा तो उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनकी पावर कम हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर कंपनी कहां से पैसा लेगी बेटा, कंपनी पैसा लेगी मार्केट से उधार लेकर के। तो लिखा हुआ इश्यू ऑफ डेट नॉट कॉज डायल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब इश्यू ऑफ डेट की वजह से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनकी जो पावर है वो कम नहीं होती है बच्चों यहां पर। इसके बाद है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये जो रेगुलेटरी वर्ड आया ना बेटा, रेगुलेटरी वर्ड का बेसिकली मतलब होता है लॉ। एक्चुअली में है क्या बेटा, जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो ना आराम से लोगों को ना बेवकूफ बना लेती हैं। इसीलिए लॉ ने, यह हम बोले यहाँ पे सेबी, SEBI, ये लिखा भी बेटा मैंने यहाँ पर सेबी, ये लिखा बेटा मैंने यहाँ पर। सेबी एक सरकार की, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो मेन काम है वो जो पब्लिक है उसको बचाना है खराब कंपनी से जो पब्लिक को बेवकूफ बनाती है बेटा। तो जब कभी भी कंपनी पब्लिक के पास जाएगी फंड रेज करने के लिए तो वहां पर सेबी ने बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज लगा रखी हैं बेटा, वो उनको पूरी करनी पड़ेंगी यहां पर, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई भी कंपनी डायरेक्टली किसी बैंक पे जाती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जाती है पैसा लेने के लिए, तो वहां पर बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, क्योंकि बैंक बहुत खुद अपने आप में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, तो आप उनको आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। ये हो गया स्टॉक मार्केट कंडीशन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दो कंडीशन होती है बेटा, एक तो बुलिश होती है। बुलिश वो कंडीशन होती है जहां पर जो पब्लिक है बाय मोर शेयर्स, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो वो क्या करेगी बेटा, मार्केट में जाकर के स्टॉक मार्केट में शेयर इश्यू कर देगी एट हायर प्राइस। तो शेयर्स आर सोल्ड एट हायर प्राइस। किस कंडीशन में बेटा, बुलिश कंडीशन में। एक होता है बियरिश फेस। बियरिश का मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट की कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है एंड पीपल डोंट बाय शेयर्स। तो यहां पर कंपनी अगर पैसा लेने जाएगी तो कोई इसके शेयर्स को खरीदेगा नहीं बेटा यहां पर। तो कंपनी क्या करेगी यहां पे, प्रेफर करेगी किसको बेटा, डेट को कंपनी यहां पे प्रेफर करेगी। लास्ट है आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। कोई जो छोटी मोटी कंपनी होती है ना बेटा, उनको समझ में नहीं आता है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रखना है, मतलब डेट से कितना पैसा लेना है, इक्विटी से कितना पैसा लेना है, उनको समझ में नहीं आता है।
तो वो क्या करते हैं, उनकी जो इंडस्ट्री होती है या उनकी जो दूसरी कंपनी होती है, सेम कंपनी होती है, तो वो उसके कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेती हैं। तो सम कंपनी फॉलो द नॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज बेटा। तो ये जो है मैंने यहाँ पर आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर करा दिया है बेटा। अब हमारे पास जो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स रहते हैं। एक तो आपका रहता है यहाँ पर फिक्स कैपिटल का, और एक रहता है आपके पास यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का। तो हमारे पास फिर ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आप जितने भी बच्चों को ये वीडियोस पसंद आ रहा है, आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं बच्चों। आप इसको लाइक कर सकते हैं और आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी नॉलेज में आए, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन जो बेल है उसको बेटा प्रेस करना पड़ेगा। बस आज के इतना ही बहुत है बच्चों।